नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। आप सबको पता है कि हम ईवीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सारे आंसर्स जान रहे हैं। तो चलिए उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा गला खराब है तो वॉइस के साथ थोड़ा मैनेज करिएगा आप सब। आपके सामने पहला सवाल है कि समान जन्म दर एवं समान मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या को क्या कहते हैं। जन्म दर क्या होता है? जन्म दर एक कॉन्सेप्ट है जहां पे एक परिभाषा उसकी निश्चित की गई है कि प्रति हजार पुरुषों में या प्रति हजार जो मृत्यु होती है उनमें जन्म लेने वालों की संख्या कितनी होती है, वही होती है मृत्यु दर। कि जितने कंपैरेटिवली लोग जन्म ले रहे हैं उनके कंपैरेटिवली मृत्यु कितने लोगों की हो रही है, तो वहां हम एक रेशियो निकालते हैं उनकी दर का। तो उसी को जन्म दर और समान मृत्यु दर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आया है कि समान जन्म दर और मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या को क्या बोलते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सबके सामने ऑप्शंस हैं: प्राकृतिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्थिर। बताइए, मेन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समान जन्म दर और समान मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या। मान लीजिए कोई एरिया है जैसे मध्य प्रदेश है। अब उस मध्य प्रदेश में एक साल में जन्म लेने वालों की संख्या है 1 करोड़। एक साल में कितने लोग जन्म लेते हैं? 1 करोड़ लोग जन्म लेते हैं। लेकिन वहां उसी साल मृत्यु कितनी हो रही है? कितनी मृत्यु हो रही है? मान लीजिए 1 करोड़ वहां पे मृत्यु भी हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? तो वही कहा गया है कि समान जन्म दर और समान मृत्यु दर के कारण होने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उसे जनसांख्यिकीय संक्रमण बोलते हैं, यानी कि फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ये क्या होता है फर्टिलिटी रेट? मतलब इसका ये है कि अगर जितने लोग किसी स्पेसिफिक एरिया में जन्म ले रहे हैं उसके कंपैरेटिवली मृत्यु कितने लोगों की हो रही है, तो ये जो कंपैरिजन है वही कहलाता है जनसांख्यिकीय संक्रमण, यानी कि फर्टिलिटी रेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलिटी रेट। अगला सवाल है, प्रयोग मूल्यांकन के संकेतों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग संकेतक के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है। मतलब इसमें इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसमें लिखा गया है, एक्सपेरिमेंटल इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंडिकेटर। प्रयोग मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आप जब कभी कोई प्रोजेक्ट आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं, आपके सामने कोई क्विज होता है, आपके सामने कोई पजल होती है, तो उसे आप सबसे पहले कैसे इवेल्युएट करते हैं। जब भी कोई पजल आपके सामने आती है तो उसे इवेल्युएट करने के लिए आप सबसे पहले उसकी फ्रेमिंग देखते हैं। फ्रेमिंग मतलब उसका चित्र देखते हैं। उसके बाद आपको समझ में आता है कि उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सो द आंसर विल बी, ये जो ए राइट आंसर हो जाएगा चित्र पढ़ना, मीन्स क्रिएटिव राइटिंग। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं तो उसका जो क्रिएटिव राइटिंग यानी कि जो चित्र मूल्यांकन होता है वो आप सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिएटिव राइटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र पढ़ना। क्यों चित्र पढ़ना हो जाएगा? क्योंकि हम सब ने जान लिया है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं तो जो उसका जो पिक्चर हमारे सामने क्रिएट होती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट। अगला सवाल है, ईवीएस शिक्षक को क्या चाहिए? कोई भी शिक्षक, सिर्फ ईवीएस शिक्षक ही क्यों, कोई भी शिक्षक हो, उसे सबसे पहले क्या, अगर उसे बच्चे से इंटरेक्ट करना है तो आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अगर कोई भी शिक्षक बच्चों तक पहुंच बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले चाहिए कि वो बच्चों की धारणा को स्वीकार करे, वो बच्चों के जो माइंड है उसको जाने कि वो बच्चा कैसा है, वो किस माइंडसेट का बच्चा है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एक्सेप्ट द रिस्पेक्ट व्यूज ऑफ पेरेंट्स, बच्चों की धारणा को स्वीकार करें, माता पिता के विचारों को स्वीकार करें। अब शिक्षक को माता पिता के विचारों को स्वीकार करने की क्या जरूरत है? शिक्षक का डायरेक्ट इंटरेक्शन तो स्टूडेंट से होता है, बच्चे से होता है। तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा कि बच्चों की धारणा को स्वीकार करना ही एक शिक्षक की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की धारणा को स्वीकार करना। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि यदि एक प्राथमिक छात्र ईवीएस की अवधारणा को अच्छी तरह से समझता है लेकिन लिखते समय समस्याओं का सामना करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मतलब इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज को कोई स्टूडेंट समझ अच्छे से रहा है, उसे समझ में तो आ रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, उसे वो एक्सप्रेस नहीं पा रहा है इन वर्ड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? अगर कोई स्टूडेंट है वो ईवीएस की धारणा को समझ तो रहा है लेकिन लिखते समय वो समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे?
बताइए, आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपके सामने ऑप्शंस है डिसलेक्सिया, डिस्फेसिया, डिस्कैलुसिया, डिस्ग्राफिया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये आपके फ्रेम के सामने पूरा क्वेश्चन है कि यदि एक प्राथमिक छात्र ईवीएस की अवधारणा को अच्छी तरह से समझता है लेकिन लिखते समय उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफ मैंने इसमें टाइम इसलिए लिया क्योंकि आप पहले सारे ऑप्शंस देख तो लें, आप सारे ऑप्शंस को समझ तो जाएं कि ऑप्शंस हैं क्या। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि सिर्फ ईवीएस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए मैथ्स है या मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, मैथ्स को हटा इंग्लिश है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप सबने एक प्रॉब्लम इंग्लिश में देखी होगी कि कई सारे लोग इंग्लिश समझ तो लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे लोग समझ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें बोलने में और लिखने में प्रॉब्लम जाती है। मतलब उन्हें समझ में चीजें आ रही हैं, जैसे कोई इंग्लिश वर्ड कोई बोल रहा है तो उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि आप उसी इंग्लिश को लिखिए तो उन्हें उसमें प्रॉब्लम जाती है। उसी पैटर्न को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि हम किसी चीज को समझने में तो सक्षम है लेकिन हम उसे लिखने में और उसे अपनी भाषा में व्यक्त करने में असमर्थ है, वो प्रोसेस कहलाती है डिस्ग्राफिया। तो इसका जो राइट आंसर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समझता तो है ईवीएस की अवधारणा लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि दी गई जलवायु परिस्थितियों में भारत में भवन संरचना पर किसका प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रीवियस क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था अम्लीय वर्षा के बारे में, और अम्लीय वर्षा क्यों होती है मैंने आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। उसमें मतलब उस जल में ये तत्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो मेनली क्या करते हैं, किसी भी भवन की संरचना को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो तत्व होते हैं SO2 और NO2, ये एक भवन संरचना को प्रभावित करने वाले होते हैं। इसी कारण मैंने आपको बताया था कि इसी कारण जो ताजमहल का रंग है वो सफेद से धीरे धीरे पीला भी होता जा रहा है। तो वो क्यों होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है अम्लीय वर्षा। तो जब ताज भवन जैसे भवन की ये हालत हो सकती है, तो जो नॉर्मल भवन घर में बनाए जाते हैं उनके सामने स्थितियां क्या होंगी। तो दी गई जलवायु परिस्थितियों में भवन संरचना पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारी बारिश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारी बारिश का। जब बारिश होती है वो अपने साथ कई सारे हानिकारक तत्वों को लेके होती है, जिस कारण भवन संरचना पे उसका प्रभाव गलत पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है कि जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आइसोटॉप का संकरण क्या होता है। जो जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आइसोटोप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। हमेशा याद रखिएगा कि जब जो भी रेडियोधर्मी होते हैं अगर वो जल में घुलनशील है तो उन्हें क्या बोलते हैं, अगर वो जल में घुलनशील है तो उन्हें बोलते हैं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ये एक फैक्ट। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है राजस्थान में वर्षा जल संचयन के लिए क्या फॉर्म अपनाया जाता है जहां बारिश को पानी को जमा करने के लिए घर के पास बनाया जाता है। मतलब कि राजस्थान जैसी सिटी, आपको सबको पता है कि राजस्थान रेगिस्तान में है, वहां पानी के सोर्सेज नहीं है, तो वहां घरों के पास घरों में जल संचयन के लिए कुछ एक फॉर्म बनाया जाता है, एक तरीके का टैंक बनाया जाता है, उसमें पानी स्टोर किया जाता है। उसे हम सब क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टंका। उसे क्या कहते हैं, टंका। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान में घरों में पानी, घरों के पास पानी को संचयन करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो पानी उपयोग में लाया जाता है टंका। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, मृगमारीचिका। मृगमारीचिका ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ईवीएस में इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये टर्म्स जरूर आता है। तो आप ये बताइएगा कि मृगमारीचिका क्या होती है और ये राजस्थान जैसे एरिया में ये क्या क्रिएट करती है, तो इसका जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो मुझे वो वर्ड टर्म याद आ गया, इस वजह से मैंने आपसे ये पूछा। अगला सवाल है कि औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है। औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है, बताइए। आप ये बताइए, औद्योगिक आपदाएं, उद्योग क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज कई तरह की होती हैं, पटाखे की फैक्ट्री होती है, टेक्सटाइल होता है, मतलब हर तरह के लिए एक इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। छोटे से छोटे
इवन नारियल तक के जो चीजें बनानी होती हैं उसके लिए भी इंडस्ट्री होती है। तो वही बोला है कि औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की होती हैं। कोई उद्योग है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, अब आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री में आग लग गई, केमिकल फैक्ट्रीज में आपने सुना होगा कि अचानक से कहीं आग लग गई, या पटाखा फैक्ट्री में अचानक से पटाखों के फूटने के कारण आग लग गई। तो ये आपदाएं कैसी होती हैं? ये आपदाएं अचानक से नहीं हुई है कि ये आपदाएं पूर्व नियोजित है? आप ये बताइए। जब बाढ़ आने वाली होती है तो हम इसका पूर्वानुमान कर लेते हैं। जब इस तरह की कोई समस्याएं आने वाली होती हैं प्राकृतिक, तो हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। लेकिन क्या जो औद्योगिक आपदाएं आने वाली होती हैं उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कब पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाए? नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से उन्हें कहा जाता है आकस्मिक आपदाएं। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक होने वाली, जिनका पहले से पता ना हो। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं जैसे ये है कि एक कुछ सालों बाद जो धरती का तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग अपने पीक पर होगी। ये मानव जनित आपदाएं हैं जिनके बारे में हमें पूर्वानुमान है। बाढ़ आने वाली होती है, भारी बारिश की संभावनाएं होती हैं, उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो आकस्मिक आपदाएं होती हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाली, उनका अनुमान नहीं लगाया जाता, इसीलिए उन्हें कहा जाता है आकस्मिक आपदाएं। अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश लोगों की मुख्य फसल कौन सी है? बताइए, भारत में अधिकांश लोगों की मुख्य फसल क्या है? आप मुझे ये बताइए। ये हमारा इंडिया का अगर हम ये पूरा मैप देखें तो आप देखेंगे कि आधा जो साउथ है वहां पे तो सबसे ज्यादा राइस होता है, और राइस होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है वहां पाया जाने वाला? इडली सांभर है। इडली किससे बनती है? इडली बताइए मुझे किससे बनती है? राइस से। कुछ लोग राइस से बनाते हैं, कुछ लोग राइस और पल्स मिक्स करके बनाते हैं। डोसा किससे बनता है? डोसा राइस के बैटर से बनता है। ये क्यों वहां बनने वाली चीजें हैं? क्योंकि वहां राइस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। साउथ में राइस प्रोडक्शन हो गया। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में लोग मच्छी चावल बहुत खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे होता ही प्रोडक्शन राइस का है। हम नॉर्थ इंडिया में अपने चले, अपने एरिया में एमपी यूपी, यहाँ पे आपने देखा होगा चावल और गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस चीज का हो रहा है? आप खुद देख सकते हैं, यहाँ राइस है, यहाँ तो राइस और गेहूं दोनों है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो राइस का ही हो रहा है। तो भारत में मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? ऑफ कोर्स राइट आंसर हो जाएगा राइस। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मुख्य फसल कौन सी है? तो वो राइस है। अगला है कि नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बताइए। आप मुझे ये बताइए, नारियल के बड़े बड़े पेड़ देखे हैं आपने? आप अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो क्या आप नारियल के पेड़ आपने यहाँ देखे हैं, या आपने जब मूवीज देखी हैं साउथ की तो नारियल के पेड़ वहां देखे हैं? बिल्कुल, हर इंसान कभी न कभी लाइफ में साउथ मूवीज देखता है। वहां पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं, उन नारियल के पेड़ों में हीरो चढ़ा हुआ है या कोई हीरो का साथी चढ़ा हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया जो साउथ इंडिया है सबसे ज्यादा वही नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, और उन नारियल और सबसे ज्यादा नारियल का प्रोडक्शन भी साउथ में ही होता है। तो अब अपने ऑप्शन आप देख लीजिए। आपके ऑप्शन है सामने, बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है, और अभी 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका अगर ऑप्शन आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नॉर्थ के स्टेट तो आपको एलिमिनेट ही कर देने। तो जैसा कि ऑप्शन है कि बिहार, तमिलनाडु, केरला, तो मैंने तो आपको ये बताया है कि डेफिनेटली साउथ का ही एरिया होगा। अब साउथ के ये तो एलिमिनेट हो गया कि बिहार नहीं होगा। अब ऑप्शन है तमिलनाडु और केरला। नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में। और केरल का ये प्रिय भोजन है, तो इसलिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि पहली बात तो अगर नारियल करी की बात भी आती है तो आपको साउथ के जो जितने भी स्टेट हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो ऑप्शन से नॉर्थ वाले तो अपने आप हट जाएंगे। साउथ में भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो ये चीज आपको क्लियर हो कि नारियल करी के साथ जो टैपियोका है वो केरल का प्रिय भोजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस मृदा अपरदन के प्रकार का नाम बताइए जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ऊपरी
मिट्टी के क्रमिक हटने के कारण होती है। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या होती है आपको पता है? मिट्टी है, जब लगातार उसके ऊपर से पानी बहता चला जाता है तो मृदा का क्षरण होता है, जो उसके मुख्य तत्व होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। जब हवा चलती है, हवा भी मृदा अपरदन का कारण होती है, क्योंकि हवा जो धूल भरी आंधियां होती हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत को हटाती चली जाती है, जिससे कि जो तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका क्षरण होता है। वही पूछा गया है कि मृदा अपरदन के नाम बताइए जो ऊपरी मिट्टी के हटने के कारण होता है। ऊपरी मिट्टी हट जाती है, उसके कारण कौन सा मृदा अपरदन होता है? मैं आपको बता दूं, उसके कारण भूगर्भीय क्षरण होता है। जैसे है उस मृदा अपरदन का नाम बताइए जो ऊपरी मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी की कुछ परतें हैं जिसमें से यहाँ पाए जा रहे हैं कुछ पोषक तत्व, यहाँ पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो ऊपरी मिट्टी के हटने के कारण होता है। तो मिट्टी के पोषक तत्व यहाँ है, ये मिट्टी की परत हट गई, ये मिट्टी की परत हट गई, तो जो क्षरण हो रहा है वो कैसा क्षरण हो रहा है? मिट्टी के अंदर का क्षरण हो रहा है ना, धीरे धीरे। यहाँ से क्षरण शुरू हुआ, ये परत हटी, दूसरा क्षरण हुआ, ये परत हटी, तीसरी परत हटी, तो नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, भूगर्भ में जा रहा है। तो जो क्षरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो भूगर्भीय क्षरण हो रहा है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूगर्भीय क्षरण हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में भारत का सबसे व्यापक वन कौन सा है जिसे मानसून वन भी कहा जाता है? बताइए। मानसून वन स्पेसिफिकली वो होते हैं जो मानसून के अकॉर्डिंग होते हैं। निश्चित समय पर मानसून आने पे वो अपनी पत्तियों को हरा भरा कर लेते हैं, और जब मानसून चला जाता है तो वो वाटर स्टोरेज के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वाटर स्टोरेज क्या प्रक्रिया होती है? अगर पत्तियां रहेंगी तो वाटर ज्यादा कंज्यूम होगा, तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि जो जैसे मानसून नहीं है या पानी की कमी है तो उस समय वो पानी को पेड़ स्टोर कर सके। वो कहलाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहते हैं। ये वन निश्चित समय के भीतर अपनी पत्तियों को हरा भरा कर लेते हैं मानसून आने पे, और जैसे ही मानसून चला जाता है तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कभी सवाल आता है वो ऐसा क्यों करते हैं, उसकी इनकी प्रोसेस में इसका क्या कारण है? तो कारण सिर्फ इतना है कि वाटर स्टोर करने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि उस समय वाटर ज्यादा मात्रा में उन्हें उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, इसरो कहाँ है? इसरो कहाँ है? इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो बैंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर में। बैंगलोर में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। स्पेस एजेंसी अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम तो उसे व्यापक रूप से पढ़ेंगे। इसरो का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? क्या जाना आपने? बैंगलोर में। ओके। अब लेकिन यहाँ पूछा है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ के, इसलिए मैंने इसरो पूछा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसरो का सेंटर है बैंगलोर, लेकिन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो हेड है वो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसरो कहाँ है। इसरो तो है बैंगलोर में, लेकिन जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो अहमदाबाद में। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, इसीलिए मैंने इसरो पूछा था। मंगल ग्रह किसकी भारी मात्रा की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखाई देता है? आप मुझे ये बताइए, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहा किस कलर का होता है? कभी लोहे में जंग लगे हुए देखा है आपने? जब लोहा में जंग लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है? हरा, सफेद या लाल? लाल हो जाता है ना, हल्का रेडिश हो जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो वो कैसा हो जाता है? रेडिश हो जाता है। और मंगल कैसा ग्रह है? मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? क्या मैं सही हूँ क्या अगर मैं ये कहूँ कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? और लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो लाल रंग की होती है। और वो लाल रंग की क्यों होती है? क्योंकि वहां क्या पाया जाता है?
जब लोहे में जंग लगता है तो वो लाल रंग का होता है, तो अगर वो लाल रंग का होता है तो वहां की मिट्टी में भी किसका प्रभाव होगा? आयरन ऑक्साइड का। तो क्या यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज थी? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया। कभी भी पूछ सकता है लाल ग्रह के कारण क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ की मिट्टी लाल है। और वहाँ की मिट्टी क्यों लाल है? क्योंकि जब हम लोहे को देखते हैं उसमें जंग लाल लगा कलर का लगा होता है, रेडिश होता है, तो वहाँ आयरन ऑक्साइड। क्लियर? यहाँ पे तो आपको कुछ याद भी करने की जरूरत नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका। अगला सवाल है कि जीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, जीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? क्या है जीएनएसएस का फुल फॉर्म? बताइए। मैं आपको बता दूं कि जीएनएसएस का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल, जी से होता है ग्लोबल, एन से होता है नेविगेशन, एस से होता है सैटेलाइट और दूसरे एस से होता है सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो कभी अगर ये आता है, ये फैक्ट है, तो इसमें आपको फुल फॉर्म आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और अभी आपको पता होना चाहिए, कभी कभार फुल फॉर्म में क्या होता है कि अगर आपने फुल फॉर्म को 3-4 बार वोकल फॉर्म में रिपीट कर लिया है, तो जब आप उसे एग्जाम हॉल में देखते हैं वो ऑप्शंस, तो आपको वैसे ही क्लिक कर जाता है। तो इसलिए जैसे मैं कह रही हूँ कि जीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो अगर आप सुन रहे हैं इसे ध्यान से, तो जब आप इसे एग्जाम हॉल में सुनेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि IIRS कहाँ स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? बताइए। यहाँ मैं आपको एक वर्ड पकड़ना सिखाती हूँ कि वर्ड्स कैसे पकड़े जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इसरो कहाँ है? इसरो बैंगलोर में है। इसमें बोला है सुदूर संवेदन, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये देहरादून में है, लेकिन आप इंडिया का मैप देखिए। इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ से होते हुए सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर तो अब यूटी बन गया है, ये है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड देखेंगे, हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है, ये सारी चीजें। तो सुदूर संवेदन मतलब दूर पे स्थित। तो जो पृथ्वी जो लेवल है उससे दूर पर स्थित कौन से है? यही स्टेट है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कभी कभी वर्ड्स भी काम कर जाते हैं। अगर कभी ये कहता है सुदूर संवेदन तो दूर स्थित, दूर कौन सा है? उत्तराखंड ही ऊपर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून कहाँ है? बताइए कहाँ है देहरादून? देहरादून किस स्टेट की राजधानी है? तो इसलिए मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिया, तो कि आपको कभी भी डाउट नहीं हो इस चीज में। भारतीय सुदूर संवेदन यानी कि IRS कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। देहरादून किस स्टेट में है ये आप सब मुझे बताएं। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब पूछा है कि पृथ्वी जो सौर मंडल है हमारा उसमें टोटल कितने ग्रह? बताइए कितने ग्रह हैं? जितने भी ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी किस नंबर पे है, कितना बड़ा है? तो वही पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा है ना आपने, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर जो भी सीक्वेंस रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी सौरमंडल का किस नंबर का ग्रह? मैं आप सबको बता दूं कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह। यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। तो अगर कभी ये आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ पे ये सवाल भी बन सकता है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको सीक्वेंस देखना है तो आप देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर वहां पे जहाँ अरुण वरुण शनि ये सब आते हैं। तो इस वजह से अगर कभी पूछे कि पृथ्वी किस नंबर का लार्जेस्ट ग्रह है, तो वो 5th नंबर का है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए और आपको डाउट नहीं आना चाहिए इस चीज में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी है। कौन सा ऐसा ग्रह है पृथ्वी का जो पड़ोसी है? मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पृथ्वी से पहले मैंने क्या नाम दिया?
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पृथ्वी के पहले मैंने क्या नाम दिया? शुक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, एक सीक्वेंस होता है, जितने भी हमारे सौरमंडल में उपग्रह हैं तो उनका एक सीक्वेंस है। तो अगर आपको वो जानना है तो वो आप सीक्वेंस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वही बोला है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा पड़ोसी है? तो शुक्र है जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी। ठीक है, अगला है सरदार सरोवर किस राज्य में? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में स्थित है, आप सब जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से उसे जाना जाता है। वो कहाँ है? वो गुजरात में है। बिल्कुल सही बात। तो सरदार वल्लभ भाई पर जो सरदार सरोवर बांध है वो भी कहाँ हो जाएगा? ऑफ कोर्स द राइट आंसर विल बी गुजरात। यहाँ पे ये भी समझ में आया कि जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज थी। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मिट्टी की कंकड़ परत में मौजूद होता है? मतलब मिट्टी के कंकड़ परत में कौन सा तत्व मौजूद होता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों में मिट्टी खाने की आदत बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्यों खाते हैं मिट्टी? बताइए। हम लोगों में तो आजकल ये भी ट्रेंड है कि जब बच्चा मिट्टी खाता है तो जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो कह देती हैं इसमें कैल्शियम की कमी है, या वो डॉक्टर से जब कंसल्ट करती हैं तो डॉक्टर बोल देते हैं इसमें कैल्शियम की कमी है, इसलिए इस वजह से बच्चा मिट्टी खा रहा है। तो अगर पूछा है कि मिट्टी के कंकड़ में क्या मौजूद होता है जो बच्चों में कमी होती है और बच्चे उस चीज के लिए उत्सुक होते हैं खाने के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मैं इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे बता रही हूँ ताकि हम पढ़ के तो निकल जाएंगे कि हाँ पढ़ लिया, लेकिन अगर कभी पूछे आपसे, कोई बातों बातों में ही पूछ ले कि मिट्टी में क्या मौजूद होता है, मिट्टी के कंकड़ में क्या होता है, तो वो आपके दिमाग में तुरंत वो मिट्टी खाता हुआ बच्चा आना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम सब ने मिट्टी खाई है। आज भी कई सारे लोगों को आप देखिए तो वो बत्ती आती है जो वो बत्ती खाते हैं कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो वो चीज आपको तुरंत हिट करेगी कि हाँ यार कभी कहीं किसी ने बताया था कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो जो मिट्टी के कंकड़ में वो क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो वो आपको जीवन में कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि आपने उस चीज को रिलेट कर लिया किसी चीज से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन किस कारण से नहीं होता है? ये क्या बताने की जरूरत है मुझे आप सबको पता है कि मृदा अपरदन, अभी जब मैंने पढ़ाया था मिट्टी की परतें यहाँ पे आपको बना के, तो मैंने बताया था कि मृदा अपरदन पानी के कारण भी होता है। जब पानी बह के आता है तो वो परत हटाता चला जाता है, हवा आती है तो हवा कंकड़ के माध्यम से हवा हटाती चली जाती है, तो ना तो हवा होगा ना तो बाढ़ होगा। वनों की कटाई के कारण क्यों मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वनों की कटाई के कारण भी मृदा अपरदन होता है। वन कट जाएंगे, आपको पता है कि वन जो होते हैं, वन की पौधे की जो जड़ होती है वो मिट्टी को स्टोर करके रखती है, बांध के रखती है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी से जितने पोषक तत्व हैं वो सारे चले जाएंगे, तो ये तो वनों की कटाई, तो ये तो गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम धूप। मेन जो है मृदा अपरदन है वो किन कारणों से होता है? मृदा अपरदन वनों की कटाई से होता है, क्योंकि वन क्या करते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को स्टोर करके रखती हैं। दूसरा हवा की जो परत होती है, जब हवा चलती है धूल आंधी के रूप में तो वो मिट्टी की परतों को उड़ाते हुए ले जाती है। तीसरा है बाढ़, जब बाढ़ का पानी आता है तो वो अपने साथ मिट्टी के पोषक तत्वों को बहा ले जाता है। तो ये तीनों कारण है मृदा अपरदन के। तो कारण कौन सा नहीं है? धूप के कारण क्यों ही मृदा अपरदन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस कारण से मृदा अपरदन नहीं होता? तो मध्यम धूप के कारण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मोटा अनाज है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मोटा अनाज है? आप सब जानते हैं कि मोटा अनाज किसे बोलते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इन सबको कहा जाता है मोटा। अगला सवाल है कि लाहू किस राज्य का नृत्य है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार और मेघालय। बताइए लाहू कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लाहू है वो मेघालय में मनाया जाने वाला त्योहार है। लाहू कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। आप सबने सुना होगा बहुत सारे इंडिया में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं,
जैसे उगादी उत्सव है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसी प्रकार एक लाहो उत्सव होता है वो मेघालय में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? तो जो भारत में पहली कपास मिल है वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? मुंबई के निकट। तो राइट आंसर है मुंबई के निकट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, परियोजना पद्धति का प्रशिक्षण तत्व किसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है? मतलब जो प्रोजेक्ट कार्य है वो किसी के लिए प्रशिक्षण देता है? राइट आंसर हो जाएगा अपने पर्यावरण को अनुकूलित करने के लिए सामाजिक समायोजन। मतलब कि जो परियोजना पद्धति का प्रशिक्षण तत्व है, प्रशिक्षण किसके लिए देता है? वो प्रैक्टिकली किसी चीज को फील करने के लिए, प्रैक्टिकली किसी चीज को करने के लिए वो देता है, इसी वजह से उसको बोलते हैं इमोशनली एक्टिवनेस। तो किसके लिए करता है? पर्यावरण को अनुकूलित करने के लिए करता है। अगला सवाल है कि परियोजना पद्धति का उपयोग करके शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ाया जा सकता है? अगर हम प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं तो विद्यार्थियों को कौन सा कौशल बढ़ेगा? बताइए। अगर हम किसी बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको प्रोजेक्ट करना है, आपको ये प्रोजेक्ट सॉल्व करना है, तो उस बच्चे में किस चीज का विकास होगा? वो क्रिएटिव बनेगा। सबसे पहली बात तो वो क्रिएटिव बनेगा, तो उसमें क्या बनेगी? क्रिएटिविटी बनेगी। उसके अंदर क्या आ जाएगी? क्रिएटिविटी बनेगी। और थोड़ा उसमें इनोवेशन आएगा। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। उसमें क्या आ जाएगा? इनोवेशन होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो सकता है? आप खुद बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुसंधान और अवलोकन। जब हम किसी प्रोजेक्ट कार्य को किसी बच्चे को करने के लिए देते हैं तो उसमें किस चीज का विकास होता है? उसमें इनोवेशन का विकास होता है और अनुसंधान का विकास होता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। पृथ्वी पर सबसे अधिक एशियाई शेर, आपने गुजरात के गिर का नाम सुना होगा कि गुजरात के गिर में सबसे ज्यादा एशियाई शेरों की संख्या पाई जाती है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंडिया। और इंडिया में भी कहाँ? आपने सुना है कि गुजरात एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध, गुजरात है वो एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गुजरात का गिर है वो एशियाई शेरों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये भारत का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है एशियाई शेरों के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो एशियाई शेर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर वन्य अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ओके। अगला सवाल है कि ISE का पूर्ण रूप क्या होता है? IASE का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। पूछा है कि IASE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IASE का फुल फॉर्म होता है, इनको से एग्जाम हॉल में देखेंगे, आपके सामने से ऑप्शंस गुजरेंगे तो आप वैसे भी सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि वो ट्रिक मतलब टिक हो जाता है दिमाग में कि नहीं यही सही आंसर होगा, क्योंकि हमने उसको बुकली कई बार उसको प्रैक्टिस किया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि विशेषताओं का मॉडल माना जा सकता है। किस नक्शे को या मानचित्र को किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का मॉडल माना जा सकता है? बताइए। आप ये बताइए, जब हम घर हमें बनवाना होता है, जब हम किसी घर का नक्शा तैयार करते हैं तो हम इंजीनियर को क्या बताते हैं? एक माइंड मैप बताते हैं। जैसे इंजीनियर हमसे कहता है कि आपको कैसा घर चाहिए, आप ये बताइए आपको घर कैसा चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए कि यहाँ से हम जाएं तो यहाँ एंट्रेंस हो, यहाँ बगल में थोड़ा सा एक एरिया होना चाहिए, यहाँ पे हमारे डाइनिंग हॉल होना चाहिए, यहाँ हमारा किचन होना चाहिए, यहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए। फिर हम उसे ब्ला 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 अपनी जो भी चीजें होते हैं सब बताते हैं। ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं माइंड मैप। इंजीनियर को जो हमने ये बता दिया कि यहाँ पे हमें गेट चाहिए, यहाँ पे हमको लॉन चाहिए, यहाँ पे हमें डाइनिंग एरिया चाहिए, यहाँ पे हमें अपना रूम चाहिए, तो ये माइंड मैप होता है कि हमने उसे ऊपर का माइंड मैप बता दिया, वो इसके अकॉर्डिंग पूरी हमें मैपिंग करके घर की दे देगा। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कहीं बहुत बड़े एरिया में आपको ट्रैवल करने जाना है, आपने एक माइंड मैप बनाया कि हम सतना से यहाँ से चलेंगे, हम पहुंचेंगे कहाँ? इलाहाबाद। हम इलाहाबाद पहुंचेंगे, फिर इलाहाबाद से फिर हम कहाँ ट्रैवल करेंगे? यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क चले जाएंगे, फिर हम वहां से वापस सतना आ जाएंगे। ये क्या कहलाता है? ये माइंड मैप कहलाता है। जो हमारी पूरी योजना है, पूरी कार्य पद्धति है, उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, इसे हम कहते हैं माइंड मैप। वही क्वेश्चन पूछा है कि किसी नक्शा या मानचित्र को
किसी स्थान का भौगोलिक मॉडल कहाँ माना जाता है, तो उसे माइंड मैप बोलते हैं। एक माइंड मैप के तौर पे उसे बना लेना। इसलिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।